पढ़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट से तालीम हासिल की और वो आज इस मकाम पे हैं। तो कोई वजह नहीं है कि कोई ऊपर उठ ना सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क को कौम की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा जो चाहे गवर्नमेंट से पढ़े चाहे कहीं से भी पढ़े, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे ज़रूर बैठें। तमाम ख़ासतौर पे अब मैं बच्चियों को ये ज़रूर कहता हूँ कि कॉलेजेस में भी गया तो मैंने उनसे ये कहा कि पहले 2 शोबे ऐसे होते थे ख़वातीन के लिए जो ये बड़े सब कुछ जैसे उसकी NOC हासिल थी कि ख़वातीन इस पर काम कर सकती हैं या उसको मायूब नहीं समझा जाता था पुराने माशरे में भी। अब तो नया ज़माना है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ यानी डॉक्टर और एक टीचर। इसमें किसी भी दौर में इसमें काम करने को कभी किसी भी सूबे में, यानी स्टैंड की बात नहीं करता मैं, चारों सूबों की बात करता, कहीं भी इसमें मायूब नहीं समझा जाता कि आप हैं डॉक्टर हैं तो भी ठीक है, टीचर हैं तो भी ठीक है। दूसरे महकमों में जाना ज़रा मुश्किल था, अब सब महकमों में आ रहे हैं। मैं कहता हूँ एक तीसरा महकमा और बन गया है अभी रिसेंटली, वह है सिविल सर्विस। इस वक्त तकरीबन कोई 50% के करीब ख़वातीन आ रही हैं। उनका एक तो कोटा भी हो गया है, 10% उनका कोटा है और 50% की उनकी तादाद होती जा रही है। जब एकेडमी में सेशन होता है तो वो 50% होती है, क्योंकि पढ़ना घर पे बैठ के पढ़ना और उनको एक पढ़ने की आदत होती है जो कि लड़कों में कम होती है। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बैठ के तैयारी करनी ज़रूरी है। तो ख़वातीन के लिए इससे अच्छा चांस नहीं कि वो आएँ और इस सर्विस के एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें। और एक ग्रेजुएशन के बाद कोई भी बैठ सकता है जिसमें मिलना चाहिए। तो मैं शाबाश देता हूँ जज साहिबान को, इनके लिए कितना मुश्किल होगा शाम को ये डिसाइड करना कि इनमें से कौन पहले नंबर पे है और कौन दूसरे नंबर पे। वतन के लिए जो कुछ लिखा गया, जो कुछ पढ़ा गया, मेरा हाल उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। और जिस मोहब्बत और जज्बे के साथ लिखा गया और जिस जज्बे के साथ बच्चों ने इसकी अदायगी की, मैं शाबाश देता हूँ उन बच्चों को भी और उन असतज़ा को भी और उन स्कूलों को भी जिन्होंने इनको तैयार करके यहाँ भेजा। प्यारे बच्चों, हम वो नस्ल है जिसने अपने माँ बाप से ये सुना है कि आज़ादी क्या होती है, लोग माइग्रेट होके कैसे आए, इस मुल्क का क्या हाल था। तो ज़रूरत इस बात की है, इसीलिए इस बात का एहतमाम किया गया कि आपको ये बताया जाए कि ये ऐसा नहीं हुआ था कि लोग रात को सोए और सुबह मुल्क बन गया। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमारी नस्ल ने और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ है। आप ये तस्वीर देख रहे हो अल्लामा इकबाल की, कायद आज़म की और सैयद अहमद ख़ान की, जिन्होंने क्या लियाकत अली ख़ान की क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने। और जब ये मुल्क यहाँ तक पहुँचा है, हम आज़ाद मुल्क में हैं। कायद आज़म 1906 से 1913 तक मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे। कायद आज़म जो है वो कहते थे कि नहीं, हमें एक साथ रहना चाहिए, मतलब हिंदू मुसलमान को साथ आगे बढ़ना चाहिए और अंग्रेज़ों को हमारे मुल्क से निकल जाना चाहिए। मगर जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए और अब हम उनके साथ चल नहीं सकते, तो कायद आज़म ने कांग्रेस को खैरबाद कह दिया। और कायद आज़म बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत थे, जो बात बेहतर समझते थे वो कर देते थे। तो फिर आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि हमारे अकाबरीन ने जो फैसला किया वो 100% दुरुस्त फैसला था। आज हम और आप अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि इस मुल्क में अक़लियत भी खुश है, वो भी अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको भी कोई पाबंदी नहीं है। और वतन के लिए शायर ने कहा था कि वतन छिन जाए तो फिर कत्ल होते हैं फ़लस्तीनी, वतन को दोस्त रखो, बेवतनी से पनाह मांगो। तो जिसका वतन नहीं होता उसका कुछ भी नहीं होता, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। तो आज जो कुछ आप लोगों ने पेश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ
اب بھی کتنی اچھی آوازیں ہیں، اور یہ جو ادارے ہیں ہمارے سیکنڈری بورڈ، آپ کے اسکولوں سے آپ آئے ہیں، یہ ایک نرسری ہے، اور یہی بچے آگے چل کے جو ہے وہ انشاءاللہ وطن کی خدمت بھی کریں گے اور اچھی آوازیں بھی پروڈیوس کریں گے. دیکھیں